नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। देश की बात में आपका स्वागत है और खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। विपक्षी आरोपों पर बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मैं सपने में भी अंबेडकर का अपमान नहीं कर सकता। राज्यसभा में मेरे बयानों को कांग्रेस ने गलत तरीके से पेश किया। मुंबई नाव हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत, 101 को बचाया गया। सीएम ने दिए जांच के आदेश, मुआवजे का ऐलान किया गया। अंबेडकर के मुद्दे पर यूपी में सियासत तेज, यूपी सीएम की भाषा शैली पर भी अखिलेश ने उठाए सवाल। बोले सीएम की जो भाषा शैली है डेमोक्रेटिक नहीं। यूपी में विधानसभा में भारी हंगामा, अतुल प्रधान पूरे सत्र के लिए निष्कासित। अतुल प्रधान की हरकत पर आग बबूला हुए स्पीकर सतीश महाना। लखनऊ में कांग्रेस का जोरदार विरोध प्रदर्शन, विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस ने अजय राय को किया गिरफ्तार, 4 घंटों में प्रदर्शन खत्म। और भिंड में जनसुनवाई में फरियादियों से मारपीट, दबंगों ने रास्ता रोककर की जमकर मारपीट, डंडा सरिया से हमलावरों ने गाड़ी में की तोड़फोड़, 5 लोगों पर एफआईआर। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी से अहम खबर है, जहां हांसी रोड पर स्थित गांव भवानी, आपको बता दें भवानी खेड़ा के मुख्य मार्ग पर एक बस टायर फटने की वजह से बुधवार को बेकाबू होकर पलट गई, जिसमें करीब 24 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार घटना के बाद लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस और पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची कई हॉस्पिटलों से एम्बुलेंस के जरिए सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों में फिलहाल 3 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। बस भिवानी से भवानी खेड़ा होते हुए हांसी जा रही थी। पूरी बस यात्रियों से भरी हुई थी। दुर्घटना के बाद हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार लगने से जाम भी लग गया, जिसके बाद लोगों ने बस से सभी घायलों को बाहर निकाला। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। रोडवेज की मिनी बस थी जो कि जा रही थी भिवानी से हांसी, उसका एक्सीडेंट हुआ जिसमें वो पलट गई और इसमें करीब 12-13 लोग घायल हुए, जिसमें से कईयों का माइनर इंजरीज आई। उनका उपचार तभी भी एम्बुलेंस टाइम पर पहुंची। जो के पास माइनर इंजरीज थी उनको भवानी खेड़ा में ही शिफ्ट करा दिया गया और उनका वहां पर उपचार हो रहा है। वहां पर भवानी खेड़ा में सब स्टेबल है। बाकी 7 लोगों को भिवानी सिविल हॉस्पिटल लाया गया, जिसमें से एक को हेड इंजरी है, उनको पीजीआई रोहतक रेफर किया गया है और बाकियों का यहाँ पर हमारे सिविल सर्जन साहब हमारे साथ हैं। वो टाइम पर वो सब एम्बुलेंस सब टाइम पर गई, टाइम पर आई और उनका टाइम से उपचार हुआ। अभी वो ट्रायल से भी निकल गए हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रेवाड़ी से है, जहां समय पर नहरी पानी न आने से हरियाणा के रेवाड़ी शहर में पेयजल समस्या का संकट गहरा गया है। लेकिन शहर में पानी की अल्टरनेट सप्लाई, यानी कि एक दिन छोड़कर एक दिन पानी दिया जा रहा था और अब कालका के जलघर के 5 टैंक में सिर्फ 5% ही पानी बचा हुआ है, जो लोगों को 2 दिन तक ही पानी की सप्लाई मिल पाएगी। रेवाड़ी शहर में पेयजल को लेकर एक बड़ी समस्या बन गई है। आपको बता दें कि खुबडू हेड से अब 20 दिसंबर को JLN नहर में पानी छोड़ने की बात कही थी, लेकिन कलाका गांव में बने 5 वाटर टैंकों में यह पानी 22 दिसंबर को पहुंचेगा। ऐसे में अभी कम से कम 8 दिन और शहरवासियों को पीने के पानी का संकट झेलना पड़ेगा। अभी क्या था कि जो कैनाल क्लोजर था उसके हिसाब से हमें 10 तारीख को पानी मिलना था, 10 दिसंबर को। वो इरिगेशन से आया नोटिस में कि 12 दिसंबर को आएगा, तो हमने उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान कर रखा था कि रोटेशन उसके हिसाब से कैनाल क्लोजर 12 तक आ जाए, तो हमने अल्टरनेट डे पे सप्लाई दे रहे थे। लेकिन अब क्या आया कि सडनली 12 तारीख को नोटिस आ गया कि अब कैनाल आएगी 20 तारीख को। 20 तारीख इन द सेंस वो हमें 22 को रेवाड़ी को पानी मिलेगा। इसकी वजह से हमें अपने रोटेशन पीरियड इंक्रीज कराने पड़ गए। अल्टरनेट डे के बजाय 2 दिन छोड़ के पानी देना पड़ रहा है अभी। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। खबर रेवाड़ी से है, जहां जिले के बावल में कबाड़ के गोदाम में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। आग लगने के कारण सारा सामान जलकर राख हो गया। दमकल विभाग की 3 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बावल थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। जानकारी के अनुसार रेवाड़ी जिले के बावल क्षेत्र में जीतू चौहान का नेहचाना रोड पर एक कबाड़ का गोदाम है। वह देर शाम अपने गोदाम को बंद करके अपने घर चला गया। पड़ोसियों द्वारा आज सुबह उसकी गोदाम में आग लगने की सूचना दी गई। जी, हमारी लाइन से कोई आग नहीं लगी। ये तो हमारी तो लाइन काफ़ी पुरानी है, इधर से कोई ट्रिपिंग नहीं है ये हमारी लाइन में। तो सर ये लाइन कौन सी है? ये है पावटी एपी। तो अभी आपको मौके पहुंचे हैं, तो आप लाइनमैन भी साथ हैं, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? हमारी लाइन में इसमें कोई खराबी नहीं है।
ये तो कुछ भी बोलते रहेंगे, यानी मैं अभी चलवाता हूँ लाइन में, कोई दिक्कत होता बारीक बताना। कन्याचारा रोड पे जी ट्रेडिंग के कंपनी के नाम से मेरा गोदाम है। कंप्यूटर इंडस्ट्री स्क्रैप का काम करता हूँ। तो आज उसमें कोई आग लग गई थी, क्या कारण है? कोई खंभा जा रहा है ऊपर से, उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया था, उसकी वजह से कोई चिंगारी पड़ी नीचे गत्ते वत्ते पड़े थे उसमें। किस टाइम की बात? अगली खबर का रुख करके खबर भिवानी से, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश करने की सराहना की। उन्होंने कहा कि लोकसभा सहित सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होने से देशवासियों सहित सरकारी कर्मचारियों व सुरक्षा बलों को राहत मिलेगी। बार बार अलग अलग चुनाव कराने से धन का अपव्यय होगा। प्रस्तुत बिल का क्रियान्वयन शुरू होने से बचने वाला बजट जनहित पर खर्च होगा। वन नेशन वन इलेक्शन, देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो उनका विज़न है, जो उनकी सोच है कि भारत विकसित राष्ट्र बने, और हम लगातार समस्याओं में ही उलझते रहते हैं। कभी चुनाव पंचायत का है, कभी चुनाव नगर पालिका का है, और कभी चुनाव विधायिका का है, और कभी चुनाव सांसद का है, लोकसभा का है। इन्हीं चुनावों के अंदर समय बर्बाद और पैसा वेस्टेज होता था। प्रधानमंत्री जी जो बिल लेकर के आए हैं वन नेशन वन इलेक्शन, उसकी मैं पूरी प्रशंसा करता हूं, और इससे खर्चा भी कम होगा, समय भी बचेगा। और इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई के, महाराष्ट्र के मुंबई से आपको दिखा रही है बड़ी खबर। मुंबई से ये बड़ी खबर, नाव हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत हुई है। ये बड़ी खबर आपको मुंबई से दिखा रहे हैं। 101 को बचाया गया, सीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, महाराष्ट्र सरकार ने मुआवजे का भी ऐलान किया है। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा ये नाव जा रही थी, इस दौरान नेवी के एक बोट से ये टकराने के बाद ये हादसा हुआ है। 110 लोगों को अब तक बचाया जा चुका है। नाव हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा के लिए नाव जा रही थी। 101 को बचाया गया, जबकि सीएम ने जांच के आदेश दिए हैं और मुआवजे का भी ऐलान किया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुआवजे का भी ऐलान किया। इस वक्त की अहम खबर मुंबई से आपको दिखा रहे हैं। हादसे के वक्त नाव में 110 लोग सवार थे। आपको बता दें 101 लोगों को बचाया गया, जबकि 13 लोगों की मौत की खबर है। इसमें नेवी के 2 जवान भी शामिल हैं। तो 101 लोगों को बचाया गया है। सीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें, गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा के लिए नाव जा रही, इस दौरान नेवी के एक तेज गति के बोट से टकराने के बाद यह हादसा हुआ है, और इस हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत हुई है। 101 लोगों को बचाया जा चुका है। महाराष्ट्र सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है, साथ ही इस घटना की जांच के आदेश भी सरकार ने दिए हैं। तो आपको बता दें कि अरब सागर में स्थित एलिफेंटा को देखने के लिए लोग बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पर जाते हैं, और गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा के लिए जा रही है नाव, जिसमें 110 लोग सवार थे। नेवी के एक जहाज से टकराकर ये नाव पलट गई, और नाव डूबने से 101 लोग, आपको बता दें 110 लोग जो इस नाव में सवार थे वो समुद्र में गोते खाते नजर आए। ऐसे में त्वरित कार्रवाई करते हुए लगभग 101 लोगों को बचाया गया, जबकि 13 लोगों की मौत हुई है। नेवी के 2 जवान भी इसमें शामिल हैं। तो 101 लोगों को बचाया जा चुका है। सीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने मुआवजे का भी ऐलान किया है। मुंबई से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा के लिए नाव जा रही थी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के भिंड से अहम खबर है। जन सुनवाई में फरियादियों से मारपीट की खबर सामने आई है। दबंगों ने रास्ता रोककर जमकर मारपीट की है। डंडा सरिया से हमलावरों ने गाड़ी में तोड़फोड़ की है। गाड़ी में सवार करीब आधा दर्जन लोगों से मारपीट की गई है। धर्मेंद्र राजावत ने 5 लोगों पर मामला दर्ज कराया है। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए टीम भी गठित की है। देहात थाने के मानपुरा के पास की यह घटना है। हमारे घर पे औरतों को सौरभ सिंह राजावत ने मारपीट की। हमने सब लोग आए, तब तक ये भाग गए हैं। और नए गांव में नए गांव थाने में कोई हमारी FIR नहीं लिखी, हम पे उल्टा केस किया है।
अभी आज हम एसपी साहब से मिलने आए थे और मिल नहीं पाए। एसपी साहब उठ गए जब तक जन सुनवाई में, तो रास्ते में जा रहे थे मानपुरा निकल के तोमर पेट्रोल पंप के आगे हमें घेर के बुरी तरह मारा। हमको जान से मारने में सफल हो रहे थे। धर्मेंद्र सिंह राजावत ने आकर थाने पर रिपोर्ट की कि सौरभ राजावत, जिनसे उनकी पुरानी बुराई चल रही है, इसी बुराई पर से जब वो भिंड से लौट रहे थे तो सौरभ राजावत ने उनके साथ अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर उनके साथ में मारपीट की है, जो थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया। सर, आरोपियों को पकड़ने के लिए कोई टीम वगैरह बनाई है? आरोपियों की तलाश की जा रही है, जल्दी उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। आरोपियों का भी कोई बैकग्राउंड समझ में आया? तो उनके बारे में जानकारी ली जा रही है, जो भी जानकारी होगी तो उस संबंध में कार्रवाई की जाएगी। बता रहा है कि उसके साथ लूटपाट भी की है, ऐसा कुछ नहीं, अभी तो मारपीट की घटना सामने आई है और जो भी तथ्य होंगे तो वो आपको बता देंगे। अगली खबर भी भिंड से है, जहां गोहद चौराहा स्थित कबाड़ की दुकान में आग की घटना सामने आई। आग के विकराल होने से आसपास इलाके में भगदड़ मच गई। माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी से दुकान में आग लगी। सूचना पर पहुंची 5 दमकल गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि दुकान में रखा कबाड़ सहित अन्य सामान जलकर राख हो गया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पंजाब पासिंग ट्रक में अफगानिस्तान के टैग लगे चाइना लहसुन से भरे 2 ट्रक जावरा औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने पकड़े हैं। प्रतिबंध के बावजूद भी नेपाल के रास्ते भारत आ रहा चाइनीज लहसुन पंजाब पासिंग ट्रक से अफगानिस्तान के टैग लगे चाइना लहसुन से भरे 2 ट्रक जावरा पुलिस ने पकड़े हैं। भारत में चाइना लहसुन के प्रतिबंधित होने के बाद भी नेपाल के रास्ते से ये भारत पहुंच रहा है। माल खो गए हो तो फुल चाइना है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर इंदौर से है, जहां फिल्म बनवास के लीड एक्टर उत्कर्ष शर्मा ने इंदौर में अपनी फिल्म का प्रमोशन के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उत्कर्ष शर्मा ने बताया कि इंदौर दौरे के दौरान महाकाल मंदिर में भगवान के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने शहर के एक कॉलेज में विजिट की और वहां के स्टूडेंट के बीच फिल्म का प्रमोशन किया। खास बात यह है कि फिल्म के मेकर्स ने आज से फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू कर दी, जिससे दर्शक इस मच अवेटेड फिल्म को देखने के लिए अपनी टिकट्स पहले से बुक कर सकते हैं। फिल्म बनवास के बारे में बताया कि एक इमोशनल फैमिली ड्रामा है जो रामायण की कहानी को मॉडर्न समय के जरिए से पेश करता है। फिल्म में बच्चों द्वारा अपने माता पिता को वनवास भेजने की दिल छू देने वाली और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी दिखाई गई है। जी, ये मूवी का नाम है वनवास। ये फैमिली फिल्म है, कॉमेडी से भरपूर, एंटरटेनमेंट से भरपूर और इमोशन से भरपूर। ये आप पूरे परिवार के साथ देख रही है, तो यहाँ पे पिक्चर की अवेयरनेस और प्रमोशन करने आया हूँ और साथ ही साथ महादेव का आशीर्वाद भी। ये फिल्म क्यों किया, क्या कारण? ये फिल्म का जो सोशल मैसेज है, जो मैं खुद महसूस कर रहा हूँ, समाज में एक वैक्यूम है जहाँ पे वो फिल्में नहीं आ रही जो मैं एज ए चाइल्ड मम्मी पापा ले जाते थे, बिना संकोच के आप उनको हाथ नहीं रखना पड़ता था कि अरे यार ये क्या देख लिया, ऑकवर्डनेस नहीं थी, जो आजकल मैं मानता हूँ आजकल OTT कंटेंट वगैरह पे बहुत आ चुका है। तो बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर पटियाला से, जहां शंभू और खनौरी बॉर्डरों पर धरनारत किसानों के समर्थन में स्थानीय किसान नेताओं ने पटियाला रेलवे स्टेशन पर 3 घंटे विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक पर बैठकर राज्य व केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों के न्यायोचित मांगों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा केंद्र पर दबाव बनाने की मांग की गई है। साथ ही जहरीले पदार्थ के इस्तेमाल से मरने वाले किसान रणजोत सिंह को 2 मिनट मौन धारण कर श्रद्धांजलि भी दी गई। स्थानीय किसान नेता गुरध्यान सिंह ने मांगे पूरी करने पर जोर दिया। वाली जगह जिमें पटियाले ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ 3 जगह ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਦਰ ਦੇ 12 ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦੀ 12 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੇਲਾਂ ਚੱਕਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਗਭਗ ਲੜਾਈ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਬਰ ਤੇ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਜਾਬਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਸਾਬ ਨਾਲ ਹੰਢਾ ਰਹੀ ਹੈ।
26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਸਕੇਐਮ ਨੌਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਤੀ, ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। शक्ति जिले के जनपद पंचायत डबरा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत सिरिया गढ़ के वार्ड बटांकन में भारी गड़बड़ी की गई है। आपको बता दें, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। पंचायत के वार्डों का निर्धारण करते समय न तो भौगोलिक परिस्थितियों का ध्यान रखा गया और न ही जनसंख्या संतुलन का पालन किया गया। कई वार्डों में परिवारों की संख्या अत्यधिक है, जबकि कुछ वार्ड बहुत छोटे बनाए गए हैं। यह बटांकन पंचायत नियमों और दिशा निर्देशों का उल्लंघन करता है, जिसमें पूरी तरह से इधर उधर किया गया है। और सचिव द्वारा बताया जा रहा है कि आनन फानन में कार्य किया गया है, जिसकी जानकारी जिला में जानकारी करने पर नियम के अनुसार किया गया बताया और अंतिम प्रकाशन एवं दावा आपत्ति का समय भी दिया गया। सर सिदार है मैं सजागल यहाँ वार्ड क्रमांक 6 के यहाँ जे हम 8 में चल दे हैं। एक हर जानकारी हमारा मालूम नहीं है, ना हमार पंच लनी है जेखर हमन शिकायत कर रहे हैं। उनमें नाम आते सरपंच, सचिव और अठापल्ली ले यादराम। ओखर तुरंत जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए। कुमार मरार मैं सिरियागढ़ से हूँ, मोर जिला शक्ति है। हमारे गांव में ये हो मतदाता सूची में जो हमारे गांव ऐसे हमेशा पाली के पाली पंचवर्षीय दे जाथन। सरपंच तो कोई भी हो जाते, ठीक ना। अब बात का है पाली आगे मोर अब मोला भेजते हैं 5 आदमी, हमें तीसरा के यहाँ, ठीक है। तो हमन क्या कहे के मतलब है जो भी चला थे बढ़िया से चले, और जो अभी मतदाता में छेड़छाड़ हो है वो घर बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए। जिसमें नया वार्ड बनाया गया हवा, और वार्ड ऐसे बनाया गया हवा सीरियल वाइज जो वार्ड बनते थे सीरियल वाइज बना के नहीं, एक वार्ड के 5 झला, एक वार्ड के 10 झला, एक वार्ड के 5 झला, ऐसे अन्य वार्ड में भेजे काम करे है। जिसमें ऑनलाइन के माध्यम से हम चेक करें तो पता चली, युवा भाई ला बताएं, गाँव में बताएं, सब चेक करी तो सब कम से कम 250-300 आदमी के मतदाता सूची के नाम से वार्ड है हो गया हवा। जिला हम शिकायत करें सीओ के पास, सीओ सर बोलिस और सीओ सर कार्रवाई भी करीस, और सचिव लोग हर सीओ सर ला बताइस कि काकर एमें कौन आदमी ला रख के बनाए रहे। तो वह कई सरपंच पति और एक पंच राठापाली के जो सिरियागढ़ के आश्रित गाँव है, उनमें एक पंच यादराम पटेल भी रही से। तो हम शासन प्रशासन से ये मांग करना चाहते कि ओमन के ऊपर कार्रवाई हो। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। धौलपुर राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के चौधरीपुरा गांव में नालियों की व्यवस्था नहीं होने की वजह से घरों का गंदा पानी राजकीय उच्च विद्यालय प्राथमिक विद्यालय चौधरीपुरा के गेट पर भरा हुआ है, जिससे स्कूली बच्चे गंदे बदबूदार पानी में फिसल कर गिरने से उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं। गंदे पानी में गिरने से बच्चों को बीमारियां भी होने की आशंका बनी हुई है। बच्चों को निकलना दूभर हो गया। इस मामले को लेकर विद्यार्थियों एवं ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों ने बताया कि हमारे गांव एवं आसपास के गांव के बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूल के गेट के बाहर ही गंदा पानी भरा हुआ है, जिसमें बच्चों का निकलना मुश्किल हो गया। इस तरफ प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है, इस ओर किसी ने कोई सुनवाई नहीं की है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर झांसी से है, जहां फरियादी को इंस्पेक्टर ने पीटा है। झांसी मौरानीपुर थाने का ये वीडियो है। इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया है। इंस्पेक्टर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई जारी है। तो झांसी मौरानीपुर थाने का ये वीडियो है। आपको बता दें, इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया है। तो इंस्पेक्टर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई जारी है। तो झांसी से अहम खबर, फरियादियों को इंस्पेक्टर ने पीटा है। झांसी से यह अहम खबर, मौरानीपुर थाने का वीडियो सामने आया है। ये वो वीडियो है जो सामने आया है। जोहरी लाल
दोहरी लाल जोहरी जौहरी। जौहरी लाल के पिताजी का नाम बताओ। उनका पता नहीं है। बब्बा का नाम बताओ। तुम अपने बब्बा बात हमारा खत्म हो गया तो कब होंगे हम जब जन्मदिन बार तो जब हो गए थे। नाम तो है बब्बा का नाम, बाप के संग नाम तो जुड़ा होगा। तो मोबाइल नंबर लिख लो। नहीं मोबाइल हम पूरा लिखेंगे। तो मोबाइल नंबर लिखवा रहा नाम आपका। आपको मोबाइल नंबर लिखवा तो मोबाइल नंबर लिखो ना। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? हाँ तो ये देख सकते हैं फरियादी से हाथापाई करते नजर आए। थाना के अंतर्गत थाने का एक वीडियो संज्ञान में आया है जिसमें एक द्वारा किसी पब्लिक को मारा जा रहा है। इसको संज्ञान में तत्काल लेते हुए इनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है तथा इनके खिलाफ बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अमरोहा से अगली खबर है जहां बाइक सवार बदमाशों ने लूट की है। अब तक कलेक्शन ऑफिसर से 5 बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। गन पॉइंट को पर लेकर घटना को अंजाम दिया है। 1 लाख कैश टैबलेट लूट कर फरार हुए बदमाश। हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के करण खाल का यह पूरा मामला है। कलेक्शन ऑफिसर से 5 बदमाशों ने लूट किया है। गन पॉइंट पर लेकर घटना को अंजाम दिया बदमाशों ने। 1 लाख कैश टैबलेट। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मैनपुरी से अगली खबर है जहां 50 लाख की अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। कंटेनर में भरी 628 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। मौके से एक शराब तस्कर गिरफ्तार हुआ है। राजस्थान का रहने वाला पकड़ा गया है तस्कर। चंडीगढ़ से बिहार ले जाई जा रही थी ये शराब। थाना बिछवा इलाके से बरामद हुई है ये अवैध शराब। तो राजस्थान का रहने वाला पकड़ा गया तस्कर। मौके से एक शराब तस्कर गिरफ्तार किया गया है। तो राजस्थान का रहने वाला है ये शराब तस्कर जो पकड़ा गया है। आपको बता दें बिहार ले जाई जा रही थी शराब। चंडीगढ़ से बिहार ले जाई जा रही थी शराब। इस दौरान ये शराब पकड़ी गई है। थाना बिछवा इलाके में बरामद हुई है शराब। देखिए हमारी एसओजी टीम और बिछवा थानाध्यक्ष ने संयुक्त रूप से 628 पेटी अंग्रेजी शराब जो चंडीगढ़ मेड है पंजाब की, ये बिहार बेचने के लिए जा रहे थे। इसमें से एक व्यक्ति पकड़ा गया है। ये दिलीप चौधरी है। ये बाड़मेर राजस्थान का रहने वाला है और इसके कब्जे से जो शराब बरामद हुई है वो जुबली और ब्लैक स्क्वाड करके है और ये चंडीगढ़ में ही बेची जा सकती है। और इससे जब पूछताछ की गई तो इसने बताया कि वो बिहार में बेचने के लिए ले जा रहे थे। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर उन्नाव से जहां जनपद में प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों के देर से आने का मामला सामने आया है। विद्यालय में 2 शिक्षक और 1 शिक्षा मित्र की तैनाती है लेकिन कोई भी समय से विद्यालय नहीं पहुंचता है। तस्वीरें सोशल मीडिया पर साफ तौर पर वायरल हो रही हैं और वायरल होते ही खंड शिक्षा अधिकारी ने विद्यालय पहुंचकर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बहुत सी खामियां विद्यालय में पाई गई हैं। खंड शिक्षा अधिकारी ने समय से न आने पर शिक्षक और शिक्षा मित्र के खिलाफ पत्राचार किया है। उन्नाव जनपद के विकासखंड हसनगंज के प्राथमिक विद्यालय फिरोजाबाद में तैनात प्रधान शिक्षक सोनी सिंह, सहायक शिक्षक अभिमन्यु व शिक्षा मित्र सतीश कुमार विद्यालय खुलने के समय के लगभग 1.5 घंटे बाद विद्यालय पहुंचे जहां पर बच्चे उनका इंतजार कर रहे थे। देर से आने का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसको देखते हुए खंड शिक्षा अधिकारी अरुणेंद्र कुमार मौके पर निरीक्षण करने पहुंचे। प्रधान शिक्षक सहित अन्य स्टाफ को कड़ी फटकार लगाई। विद्यालय का निरीक्षण किया जहां पर बच्चों के मिलने वाले मिड डे मील में खामियां मिली। ग्राम प्रधान ने भी आरोप लगाते हुए बताया कि प्रधान शिक्षक के द्वारा लगातार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मिड डे मील में इनके द्वारा गलत रिपोर्टिंग की जाती है। मेनू के हिसाब से बच्चों को भोजन नहीं दिया गया है। विद्यालय में कुल 32 बच्चों के रजिस्ट्रेशन है। मौके पर मात्र 5 बच्चे मिले।
कि यहाँ पे शिक्षकों का देर से आना, और देर से जब ये लोग आते हैं तो स्कूल का ताला बंद मिलता है तो बच्चे वापस चले जाते हैं। वो कम उपस्थिति होने के बाद एमडीएम में ये लोग ज़्यादा संख्या बढ़ाते हैं। यही काफ़ी सब मामले हैं। बुधवार है, आज दूध बटना था तो दूध भी नहीं बटा है, बच्चों को फल वल भी नहीं मिलता है। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर सहारनपुर से, जहां नौकरी लगने के बाद पति, आपको बता दें, पत्नी अपने पति को छोड़ दे, ये तो आपने सुना ही होगा, लेकिन इससे मिलता जुलता ही कुछ किस्सा सहारनपुर में देखने को मिला है, जहां पर पति ने शादी के 12 साल बाद नौकरी लगने के बाद अपने 3 बच्चों सहित पत्नी को बीच मझधार में छोड़ दिया। अब महिला अपने 3 बच्चों को पालने के लिए चाय की दुकान पर काम कर रही है। आपको बता दें कि चाय की दुकान पर काम कर रही रेखा, जो कि कानपुर की रहने वाली है, और 2012 में हिंदू रीति रिवाज से बड़े ही धूमधाम से उसकी शादी सहारनपुर के रहने वाले सचिन से हुई थी। रेखा बताती है कि शादी के 1 साल तक तो सब कुछ ठीक रहा। उसके बाद पति नशा करने लगा और घर चलाने के लिए उसको लोगों के घर बर्तन मांजने पड़े। पिछले 10 साल से वह लोगों के घरों पर काम करके अपने घर को चला रही है और बच्चों को पाल रही है। ससुर आईटीसी में होने के कारण रिटायरमेंट के बाद उनकी नौकरी सचिन को मिली थी। उनको उम्मीद थी कि नौकरी मिलने के बाद उसका परिवार खुशी खुशी रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। नौकरी लगते ही रेखा के पति सचिन ने रेखा और उसके 3 बच्चों को बीच मझधार में छोड़ दिया, जो कि आज किराए के मकान में रह रहे हैं। रेखा बताती है कि नौकरी लगने के बाद दहेज की भूख भी बढ़ गई, इसलिए अब उनके लेवल तक पहुंचने के लिए 20 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है। वहीं पति तलाक की बात कह रहा है। रेखा कह रही है कि तलाक नहीं हुआ, अपने बच्चों को अपने परिवार के साथ देखना चाहती है। सन 12 में हुई थी और सहारनपुर के रहने वाले सचिन से मेरी शादी हुई थी। वाले तो बहुत मेरे साथ गलत बर्ताव कर रहे हैं, मारपीट करते हैं, घर से लड़ाई झगड़ा करके मुझे मार के निकाल दिया, हमारे 3 बच्चों को। और हमें पति ने भी ये कहने लगे घर से जाके पहले 20 लाख रुपए लेके आओ तब तुम्हें रखेंगे। जब शादी हुई थी कैसा चल रहा था उनका? शुरू में तो 1-2 महीने तो ठीक रहा, उसके बाद फिर वही लड़ाई झगड़ा उनके माँ बाप करने लगे। घर वाला भी कहने लगा कि हम तो कहते नहीं, पीछे से तुम कहते रहो कि इन्हें घर से बाहर निकालो, जब 20 लाख रुपए ला के दे तभी रखना घर पे। उसकी बात करें, अगर घर कौन चलाता था उस टाइम? घर में वो 1 साल तक तो उनने चलाया ठीक से, कि स्टेशन पे उनकी दुकान थी। फिर वो सट्टा जुआ खेलते खेलते सारी दुकान को उन्हें गिरवी रख दी, सट्टे में कर दी। उसके बाद फिर धीरे धीरे हम किराए पे वो रखे रहे, जेल चुंगी में रहते थे। फिर मैं घर में जाके लोगों की कोठियों में झाड़ू पोछा बर्तन करती थी, वहाँ से पैसे ला के अपना घर चलाती थी। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर ललितपुर से है। ललितपुर जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र के पिसनारी मोहल्ले का मामला है, जहां पर आशीर्वाद क्लिनिक नाम के नर्सिंग होम यहाँ संचालित है। पुरुष एवं महिला डॉक्टर आयुर्वेद की डिग्री लेकर बिना मानक के डिलीवरी कराने का कार्य कर रहे हैं। क्लिनिक के संचालक डॉक्टर अजय जैन पर मृतक महिला के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमारी बहू की मौत होने पर डॉक्टर की लापरवाही सामने आई है, इसी कारण बहू की मौत हुई है, जिसका जिम्मेदार यहाँ का स्टाफ एवं डॉक्टर दंपत्ति है। मृतक महिला के ससुर संग्राम सिंह ने बताया कि बहू को आशीर्वाद क्लिनिक पर डिलीवरी के लिए भर्ती कर दिया था। इसके एवज में 20,000 रुपये जमा करवाए गए थे। डॉक्टर द्वारा पूरी जांच रिपोर्ट न देखते हुए गलत ढंग से लापरवाहीपूर्ण डिलीवरी करा दी गई, जिससे बच्चा पैदा हुआ, लेकिन बहू में ब्लड की कमी थी। इसका संज्ञान डॉक्टर ने नहीं लिया। डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लगाने को बोला और कहा कि इससे कमी पूरी हो जाएगी, लेकिन इंजेक्शन लगाते ही ब्लीडिंग चालू हो गई और डॉक्टर ने हाथ खड़े कर प्राइवेट हॉस्पिटल झांसी के लिए रेफर कर दिया। मेरे लिए कोई रेफर कागज नहीं बनाए, लेकिन ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। नॉलेज में आया है तो स्वास्थ्य आयुष विभाग के माध्यम से इसकी जांच कराई और इसमें जो भी उनको लाइसेंस में अलाउ होती है मेडिकल प्रैक्टिस करने की, उसके बियॉन्ड उन्होंने कोई मेडिकल प्रैक्टिस की है और उसके तहत अगर किसी को कोई भी हानि पहुंची है तो उस पर सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। त्वरित और कठोर से कठोर कार्रवाई होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि महिलाओं से जुड़ा प्रकरण है और कोई भी मैटर अगर मेरे संज्ञान में आता है तो उस पर कार्रवाई होना निश्चित है। वहाँ ले गए सुबह बोली कि आपकी बहू नॉर्मल निपट जाएगी, पैसे जमा कर दो। हम लोगों ने पैसे जमा कर दिए। कितने पैसे लिए उन्होंने? पैसे 20,000 रुपये जमा करवा लिए पहले जी। फिर ऊपर ले गई वो, बोली बाहर निकल जाओ आप। हम लोग बाहर निकल आए।
बहू को दर्द थोड़ा थोड़ा हो रहा था, वे बोली नॉर्मल करवा देंगे। पेट पे चढ़ने लगी, हम लोग चिल्लाने लगे, नहीं ज़बरदस्ती नहीं करो हमारी डिलीवरी, आप स्पष्ट मना कर दो, हम झांसी ले जाएं। बोली वो तो हो जाएगी, घबरा मत, बैठ वहाँ। तो हम लोग सब बैठ गए। हमारी बहू को लेट पर लोग आ गए थे डिलीवरी आने के लिए, और हम पिसनारी पर अजय जैन के यहाँ पहुँचे। अजय जैन ने 20,000 रुपया जमा करा करके भर्ती कर लिया। वो कहीं कहा कि फुल गारंटी है, हमारी बहू तंदुरुस्त थी, मतलब कोई कमी नहीं होती हमारी बहू के अंदर। 9 पॉइंट खून था हमारी बहू का। और इसके बाद मैंने अंदर लोहा जा करके दोनों लोगों ने पेट दबा दबा करके समोसा खिला करके हमारी बहू की जान ले ली। और जो काल कटी तो इसके बाद में ब्रेड चालू हुआ, तो इन्हें अपनी एम्बुलेंस बुला के हम जल्दी से जल्दी कर लगे, झांसी पहुंचे। हम रास्ते में पहुंचे, मीना के आसपास की मौत हो गई। फिर इसके बाद में हम झांसी चिरंजीवी में भी पहुंचे। उनने वहाँ पर हमें भर्ती करके वेंटिलेटर लगा करके और वहाँ सांस चला करके हमारे 2 लाख रुपए वहाँ पर उन लोगों ने ले लिए। और कहते हैं कि सही हो जाएगी। वहाँ वेंटिलेटर लगा दिया तो उसकी सीना उठता रहा, हम ये जानते नहीं थे, मतलब कि जिंदा हो गई। अगली खबर संभल से है, जहां बहजोई इलाके में डीएम कार्यालय से केवल 100 कदम दूर दिन दहाड़े अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने अधिवक्ता की हत्या करने के इरादे से एक के बाद एक 3 से 4 राउंड गोलियां चलाईं। गोलीकांड की इस घटना से आसपास समूचे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं गंभीर रूप से घायल अधिवक्ता को प्राथमिक उपचार दिलाने के बाद इलाज के लिए मुरादाबाद रेफर कर दिया गया, जहां चिकित्सकों ने अधिवक्ता को मृत घोषित कर दिया। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर व्यापक जांच पड़ताल की। हालांकि कोई प्रत्यक्षदर्शी पुलिस को हमलावरों के संबंध में जानकारी नहीं दे सका है। इसका सत्यपाल सिंह नाम है जी। ये श्रीनगर कनेक्टा गांव है, बजोली के पास, वहाँ का रहने वाला है। इसके गोलियां देखी हैं, पीछे की तरफ 4 निशान है, एक आगे देखी जी, और एक चोट इसके पैर में भी है। और कंडीशन इसकी फिलहाल तो ठीक है, अभी हमारे यहाँ से स्टेबल हो रहा है। हमने इसको बेसिक इलाज दे करके मुरादाबाद के लिए रेफर कर दिया। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। खबर ललितपुर से, जहां अवैध अतिक्रमण हटाओ अभियान प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है। शहर के प्रमुख मार्ग और कमर्शियल मार्ग एवं पीडब्ल्यूडी रोड की चौड़ाई को लेकर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। नगरपालिका और एसडीएम एवं पुलिस की मौजूदगी में कच्चा एवं पक्का सभी अवैध अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। जिला अधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने कहा कि दुकानों पर आने वाले ग्राहकों को 4 फीट का शेड लगाने की अनुमति है, लेकिन उसके नीचे कोई भी सामान रखने पर प्रतिबंध रहेगा। आगामी हफ्ते में वर्णी कॉलेज से तुवन मंदिर तक आपको बता दें अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जाएगा। मुख्य मार्ग हैं जिसमें कमर्शियल एरियाज हैं और दुकानें बनी हुई हैं, उसमें जो हमारी पीडब्ल्यूडी की रोड विड्थ है, उस विड्थ तक पूरा अतिक्रमण हटाया जा रहा है। उन दुकानों पे आने वाले जो ग्राहक हैं उनकी सहूलियत के लिए सिर्फ एक चीज़ ये अलाउ की जा रही है, बिना किसी पिलर लगाए ऊपर से एक शेड टाइप का छाया के लिए वो लोग कर सकते हैं, बट वो भी बिना किसी पिलर के होगा। उस शेड के नीचे वाले आने वाले एरिया में भी कोई सामान रख के कोई अतिक्रमण नहीं किया जाएगा। वो मात्र ग्राहकों के खड़े होने के लिए वो व्यवस्था इतना अलाउ किया गया। इधर जो मार्केट है घंटाघर के आसपास की स्थिति पर जनता जनाक है जहाँ पे रहती है, उधर क्या है? ये सारे ही मेजर रोड्स हमने लिए हैं। अभी जो एक्चुअल कार्रवाई वाला कवरेज हमारा हो पाया है वो स्टेशन से वणिजान इंटर कॉलेज के चौराहे तक हो पाया है। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर कानपुर से है, जहां पुलिस कमिश्नरेट के जन सुनवाई केंद्र में एक पीड़ित पत्नी ने अपने साथ हुए दुष्कर्म की शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई। पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार के सामने आपको बता दें सफाफ अधिकारी ने तत्काल मामले का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई का भरोसा दिलाया। जानकारी के मुताबिक पीड़ित महिला ने बताया कि वह कानपुर कमिश्नरेट के थाना चौबेपुर क्षेत्र के निगाहों गांव में रहने वाली है और उसके पति राम प्यारे अचानक गंभीर बीमारी से ग्रस्त होने के कारण पैसे की जरूरत को लेकर पति राम प्यारे की बकाया 3 माह का वेतन लेने गई, तो मौजूद लोगों ने बकाया वेतन तो नहीं दिया और उसके साथ गाली गलौज कर उसको कमरे में घसीट ले गए और उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया, जिसको लेकर कानपुर पुलिस आयुक्त ने न्याय की अपील महिला के द्वारा की गई। सब बहुत ज़्यादा गई पैसा ले तो अंदर बुलाइन का लग अंदर ले
अब अंदर गई तो मैं पकड़ के विवेक अंदर कर ली ने, राहुल पकड़ ली ने, मेरे बउआ का कक्का ठाड़ रहे बाहर गेट के अंदर बंद करे, पीछे ठाड़ रहे और कक्का ठाड़ रहा कि कोई आए ना पावा। जब बउआ माँ बढ़ते अल्लाह मारे पकड़ के ले गए भीतर घसीट दी ने, मैं कपड़ा पड़ा सब फाड़ डाले नहीं और कपड़ा फाड़ के मैं गिरा दी ने, मैं संग सब ऐसे काम कही ने, कुछ कहे तक खराब काम सब दुष्कर्म कर डाले न मारे। और जब लोग बाग कस के अल्लाह मारे गेट खुलाए तब भाग अपना भाग के 2 जने बाहर थे और ठाकुर है कौन लोग नाम राहुल विवेक और कक्का। बहुत खराब आदमी, बहुत धमकी दिया था ठाकुर है। अगली खबर बांदा से, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में अज्ञात युवती का नाले में शव मिला है। ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। अज्ञात युवती के शव की शिनाख्त के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। मुरवल चौकी के गढ़रा नाला पुल के नीचे मिली युवती की लाश फोरेंसिक टीम व पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची। शव की शिनाख्त नहीं हो पा रही है। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। की लड़की का शव पुल के नीचे पड़ा मिला है। अब गांव में एक 20 वर्ष की लड़की का शव पुल के नीचे पड़ा मिला है। अभी उसकी कोई पहचान नहीं हो पाई। आज दिनांक 18 दिसंबर 2024 को सुबह 7:30 बजे थाना बबेरू के अंतर्गत मुरवल चौकी के निकट गढ़ा नाले में एक 18 से 20 वर्ष की युवती की लाश मिली। त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए एसओजी बीटीएस टीम को बुला लिया गया। समस्त वैज्ञानिक, भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को एकत्रित कर लिया गया है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया गया है। फिर समस्त साक्ष्यों के संकलन के उपरांत अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर अयोध्या से है, जहां नेशनल हाईवे 27 पर नगर कोतवाली नगर क्षेत्र के साईं दाता कुटिया के पास शराब की पेटियां ले जा रहा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। कानपुर से देवरिया जा रहा यह ट्रक पलटने से हाईवे पर करीब 2 घंटे वाहनों का आवागमन ठप रहा। जानकारी मिलते ही एसपी ट्रैफिक एपी सिंह ने आबकारी निरीक्षक के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। एसपी ट्रैफिक ने बताया कि जांच पूरी होने पर शराब वैध साबित होने पर ट्रक को सड़क से हटवाकर यातायात सामान कर दिया गया। ये एक शराब लेकर के एक ट्रक जा रहा था लखनऊ से गोरखपुर की तरफ। वो ट्रक पलट गया है साईं दाता कुटिया के पास। उसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हुई है, तो ट्रैफिक का फोर्स लगा के यातायात सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। मैं खुद यहाँ मौजूद हूँ। नहीं, कोई हताहत की सूचना नहीं है। ट्रक दुर्घटना हुई है, ट्रक को साइड करा दिया गया है और ट्रैफिक चल रहा है। ट्रैफिक का पर्याप्त फोर्स लगा करके स्थानीय पुलिस सब लोग लगा के ट्रैफिक चलाया जा रहा है। तो देश की बात में अब उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं। खबर रामनगर से है, जहां कोसी रोड मुख्य बाजार में स्थित आपको बता दें एक पेंट्स के गोदाम में आग लगने की अज्ञात कारणों से भीषण आग की घटना सामने आई। विकराल रूप आग ने धारण किया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। तो वहीं आसपास के मकान में रह रहे लोगों ने भी घर से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। 4 घंटे से अधिक की कड़ी मशक्कत के बाद इस भीषण आग पर फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने काबू पाया। लोगों को राहत मिली। आपको वहीं बताया जा रहा है कि इस अग्निकांड में दुकान मालिक को लाखों रुपए की क्षति हुई है। एक स्टोरेज था मेरे ख्याल से पेंट इत्यादि का, और इसमें पीवीसी पाइप भी थे। थोड़ा सा टिपिकल था कि हमें अप्रोच नहीं मिल रहा था कि आग पर कहाँ से काबू करें। मेरे आने से पहले रामनगर की टीम हमारी 2 गाड़ियाँ लगी थी, और जब मुझे सूचना मिली तो मैं हल्द्वानी से 2 गाड़ी साथ में लेके मैं खुद यहाँ पर पहुँच गया। और इसी दौरान जब यहाँ लगातार संपर्क कर रहा था तो पता चला कि आग ज़्यादा है, तो काशीपुर से भी 2 गाड़ियाँ मंगाई गई। सर, प्राइवेट टैंकरों की भी मदद ली गई है। प्राइवेट टैंकर जो जल संस्थान के थे और यहाँ के लोकल के थे, उनका भी बहुत सहयोग रहा। धन्यवाद उनको। सर, अभी कितना आपको बता दें कि व्यापारी के पैंट की दुकान के अंदर अज्ञात कारण जब आग लगी है तो आग ने भीषण रूप धारण कर लिया, जिसमें कि अग्निशमन दल 2 वहाँ रामनगर के 2 काशीपुर को हल्द्वानी से पहुँचे, साथ ही प्राइवेट
टैंकरों ने भी सुविधा उपलब्ध कराई है पानी, वहीं राहगीर व व्यापारियों ने मिलकर आग बुझाने का प्रयास करा। अधिकारियों का आग लगने का कारण जांच को उपरांत ही पता चलेगा। रामनगर से चंद्रसेन की रिपोर्ट के साथ केंद्र। अगली खबर मंगलौर से है, जहां विगत दिनों मंगलौर क्षेत्र में विजिलेंस टीम की छापेमारी के दौरान 110 किसानों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के विरोध में आपको बता दें जनपद में हरियाणा पंजाब के तर्ज पर किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त दिए जाने और 200 यूनिट बिजली दिए जाने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने मंगलौर बिजली घर में महापंचायत आयोजित कर सैकड़ों किसानों के साथ धरने पर बैठ गए। किसानों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तराखंड प्रदेश ऊर्जा प्रदेश होने के बावजूद भी किसानों का लगातार शोषण किया जा रहा है। छापेमारी के बहाने किसानों को लूटा जा रहा है। आज किसान यूनियन का धरना प्रदर्शन चल रहा है। बेसिकली इनकी 2-3 मांगे हैं। इनकी एक तो मांग ये है कि किसानों को कुछ राज्यों में जहाँ पे किसानी के लिए टैरिफ नहीं, 0 टैरिफ पे बिलिंग दी जा रही है, तो उनको वो दी जाए। दूसरा, घरेलू में 200 यूनिट या 300 यूनिट जो रियायती 0 कम कर दिया जा रहा है, वो भी उन्होंने मांग की है। अब चूंकि ये दोनों नीतिगत मामले हैं, इसके लिए इन्होंने कहा कि हमारा प्रस्ताव उच्च अधिकारियों को प्रेषित किया जाए, तो हम उसको उच्च अधिकारियों को प्रेषित करेंगे। उस पर शासन प्रशासन को निर्णय लेना है, उसमें सरकार को निर्णय लेना है कि उसमें कैसे नियम बताएंगे। ये हम क्षेत्रीय अधिकारियों के स्तर की बात नहीं है, हम इनकी बात अपने उच्च अधिकारियों को पहुंचा देंगे और पहुंचा भी देंगे। जो लगाए जा रहे हैं हम उसका पूरा विरोध कर रहे हैं। जब तक हमारी फसलों के रेट नहीं बढ़ते, हमारी फसलों के रेट बढ़ाई जाए। अगर सरकार जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाओगी किसान मजदूरों को, तो हमारे खेत में जो खंबे लगे हुए हम उसका 5 लाख रुपए महीना किराया लेंगे, नहीं तो अपने खेत में खंबे उखाड़ देंगे। स्मार्ट मीटर किसी भी सूरत में भारतीय किसान यूनियन स्वीकार नहीं करेगी। अगली खबर नैनीताल से, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जिला पंचायतों में निवर्तमान अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त किए जाने के बाद ग्राम पंचायतों के निवर्तमान ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों को भी प्रशासक नियुक्त करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के लिए 6 जनवरी 2025 की तिथि नियत करने के साथ ही राज्य सरकार व राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी 2025 को होगी। आपको बता दें कि पूर्व ग्राम प्रधान विजय तिवारी ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि पहले राज्य सरकार ने जिला पंचायतों में निवर्तमान अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त किया, अब सरकार ने ग्राम पंचायतों का चुनाव कराने के बजाय निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करके उन्हें वित्तीय अधिकार दे दिए गए हैं। ग्राम पंचायतों का कार्यकाल हुए काफी वक्त बीत गया, लेकिन सरकार ने अभी तक चुनाव नहीं कराए। का जो है ये ग्राम पंचायतें जो उत्तराखंड में, उनमें चुनाव ड्यू था। 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका था, लेकिन वहाँ चुनाव घोषित नहीं किए गए और उसके बजाय जो निवर्तमान ग्राम प्रधान है उन्हीं को उसमें एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दिया गया था। तो पंचायत चुनाव में जो देरी हो रही है, यानी कि जो कि कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व कराए जाने चाहिए थे, उस प्रकरण को लेकर याचिका दायर हुई थी, जिसमें कोर्ट ने आज नोटिस जारी किया और साथ ही राज्य सरकार को ये भी आदेश दिया है कि वो ये इंडिकेट करें उसका चुनाव कार्यक्रम और 2 सप्ताह में कोर्ट को शपथ पत्र से अवगत कराएं। अगली खबर गदरपुर से, जहां गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने बोर्ड और डेस्टिनेशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बोर जलाशय के पीपल पड़ाव रेंज, भाखड़ा व कालाढूंगी रेंज होते हुए कॉर्बेट पार्क रामनगर तक पर्यटकों के लिए जंगल सफारी की जल्द शुरुआत की जाएगी। विधायक अरविंद पांडे ने बताया कि बोर डेस्टिनेशन पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ और बोर डेस्टिनेशन में काफ़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। बोर डेस्टिनेशन में आने वाले देश विदेश के पर्यटकों के लिए उत्तराखंड की भाजपा सरकार द्वारा जल्द ही जंगल सफारी का शुभारंभ किया जाएगा। भोज पर्यटन केंद्र जो बहुत ही कम समय में हिंदुस्तान के कोने कोने के पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम इस पर्यटन केंद्र ने किया है। हम लोगों ने हमेशा महसूस किया है कि जो पर्यटक आते हैं वो मात्र नाव में घूम के यहाँ से चले जाते हैं। तो हमारी कोशिश रही है कि जो पर्यटक आएँ उनको जंगल सफारी का मौका भी मिलना चाहिए, उनको पक्षियों के बारे में जानकारी करने का मौका भी मिलना चाहिए और स्पीड बोट में बैठने का मौका मिलना चाहिए। एक पानी से जुड़ा हुआ भाग और एक जंगल से जुड़ा हुआ भाग। तो पानी से जुड़े हुए भाग में तो हमारा पूरा डैम का क्षेत्र है, उसके अंदर जो बोटिंग वगैरह होती है वो भी उसमें शामिल है। जंगल से जुड़ा हुआ भाग जो है उसमें हम 2 तरफ से एंट्री देने की बात सोच रहे हैं, एक गड़कपुर से सीधे जंगल में एंट्री और एक निहाल गेट से सीधे एंट्री।
तो जो निहाल गेट है वो हल्द्वानी का जो जनमानस है उसको मौका देगा कि वो वहाँ से आकर के हमारे जंगलों में प्रवेश करें और उसका आनंद लें और रिजर्वायर तक आएँ। इसी प्रकार से जो गड़प्पू का क्षेत्र है वहाँ से हमारा जो जनपद उधम सिंह नगर है इसके लिए एक रास्ता खुलता है और वो भी वहाँ से आकर के हमारे वनों में प्रवेश करके और उनको देख सकते हैं। अगली खबर बागेश्वर से है, जहां बद्री दत्त पांडे राजकीय महाविद्यालय में राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर छात्रों को राजनीति का पाठ पढ़ाते पढ़ाते अब कपकोट के पूर्व विधायक ललित फरसवाण को भी राजनीति का पाठ पढ़ाने से नहीं चूक रहे हैं। दरअसल एक रोचक मामला महाविद्यालय बागेश्वर कैंपस के सामने आया। महाविद्यालय बागेश्वर में राजनीतिक शास्त्र के प्रोफेसर विनय प्रकाश मिश्रा का राजनीतिक शास्त्र के पद पर बागेश्वर में 6 माह पूर्व दिल्ली से तबादला हुआ था। पिछले 6 माह से बागेश्वर महाविद्यालय कैंपस में राजनीतिक अराजकता और अस्थिरता हावी है। पिछले दिनों राजनीतिक प्रोफेसर विनय प्रकाश और कॉलेज में NSUI से जुड़े छात्र और ABVP के छात्र असाइनमेंट को लेने किसी बात पर प्रोफेसर से बहस करते नजर आए। देखिए, जिस प्रकार कल सोशल मीडिया के माध्यम से एक हमारे कैंपस में प्राध्यापक डॉक्टर विनय कुमार मिश्रा जी और कपकोट के ऐसे पूर्व विधायक ललित फरसवाण जी का एक ऑडियो जिस प्रकार से सोशल मीडिया में चला, जिसमें एक प्रकार से यह देखने को मिला कि किस प्रकार से पूर्व विधायक अपने इस प्रकार से पद का हवाला देते हुए और अपने जिस प्रकार से एक प्रकार से गुंडागर्दी दिखाते हुए एक शिक्षक को इस प्रकार की धमकी देते हैं और शिक्षक से इस प्रकार के शब्दों का उन्होंने उपयोग किया, इस प्रकार की भाषा शैली का उन्होंने उपयोग किया, जिससे उन्होंने अपने संस्कारों को भी परिलक्षित करने का काम किया और कहीं न कहीं उनकी इस पूरी वार्ता ने शिक्षक समुदाय की भावनाओं को, छात्र समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। तो मैंने जो है 3 महीने पहले से प्रोजेक्ट का कार्य था और असाइनमेंट के काम थे, जिसको मैंने नोटिस लगा के ऑलरेडी स्टूडेंट्स को सूचित किया था। उस सूचना के बाद भी लगातार व्हाट्सएप ग्रुप में बाकी सब जगह फ़ोन करके भी बताने पे वो बच्चों ने जो है काफ़ी बच्चों ने जमा किया। बहुत सारे बच्चे जो नहीं आए, कभी भी क्लास नहीं आए थे, उन्होंने जमा नहीं किया। उसके बाद वो लगातार दबाव मेरे ऊपर बनाया जा रहा था कि आप जमा करो। अब जो असाइनमेंट भी नहीं लाया हुआ है, लिख के भी नहीं लाया हुआ है, मैं कैसे जमा कर लेता। लगातार 1 महीने से असाइनमेंट जमा करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हुआ नहीं। पहली बार सर ने असाइनमेंट फाड़ जाता फेंक दिया था, जमा नहीं किया। काफ़ी दिन से घूम रहा हूँ, काफ़ी ऐसे बच्चे जब इनका हुआ नहीं है तो मैंने इस कारण से राहुल दा को कॉल किया। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। खबर हल्द्वानी से, जहां सड़कों के गड्ढे भरने में हो रही हीला हवाली को लेकर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने सख्त रुख अपनाया। सड़कों में गड्ढे होने की शिकायत मिलने के बाद कुमाऊं कमिश्नर हल्द्वानी शहर के दौरे पर निकले। सड़कों में कई जगह गड्ढे पाए गए। इसके अलावा मंडी के पास एक सड़क बिल्कुल खस्ता हाल मिली, जिसको लेकर कुमाऊं कमिश्नर ने अधिकारियों से दो टूक शब्दों में कहा कि सड़कों में गड्ढे को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और संबंधित अधिकारी या विभाग के खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित होगी। इसके अलावा 4 दिन पहले हल्द्वानी में हुए भीषण अग्निकांड की जानकारी पर कमिश्नर घटनास्थल पर पहुंचे और हाइड्रेट की जानकारी ली। पता चला कि अग्निकांड के समय हाइड्रेट नहीं चला, जिससे 3 दुकानें जलकर खाक हो गईं। डेडलाइंस पूर्व में गड्ढा भरने की दी गई थी। पहले 15 नवंबर थी, उसके बाद इसको बढ़ा भी दिया गया था। लेकिन आज भी मैं देख रहा हूँ और न्यूज़पेपर्स के माध्यम से मुझे पता चल रहा है कि गड्ढों को भरने में हिलावाली हो रही है, लापरवाही बरती जा रही है। अभी एक जगह हम देखने गए थे जहाँ पे RWD का काम 5 लाख का हुआ भी है, बोर्ड भी लगा है, लेकिन मौके पे कोई सड़क नहीं बनी हुई है। यहीं पे एक सीवर का काम हो रहा है जो 3 महीने पहले पूरा हो चुका, लेकिन उसके बाद भी गड्ढे नहीं भरे गए हैं। साथ ही साथ अभी जो पिछले दिनों मार्केट में एक आग जगने की घटना हुई थी, उसमें मौके पे मैं देखने आया हूँ हाइड्रेंट में तो आज भी प्रेशर नहीं है और उस दिन भी नहीं था। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि इस तरह की लापरवाही अगर कोई भी करता है तो उसके विरुद्ध फिर जरूर अनुशासनिक कार्रवाई की जाए। तो आज मैंने मौके पे सब स्थल देखे हैं और जो भी इसमें दोषी हैं उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रस्तावित की जाए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रामनगर से, जहां ग्राम रिंगोड़ा क्षेत्र में घर से कुछ ही दूरी पर स्थित गांव की अन्य महिलाओं के साथ पानी लेने गई एक बुजुर्ग महिला पर बाघ ने हमला बोलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने महिला का 100 नेशनल हाईवे 309 पर रखते जमकर प्रदर्शन किया, साथ ही जाम लगा दिया। ग्रामीणों के आक्रोश के आगे काफ़ी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ा। तो वहीं ग्रामीण बाघ को गोली मारने की मांग करते नजर आए। 3 घंटे से अधिक तक ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे पर प्रदर्शन किया।
लगभग 70 वर्षीय के महिला एक के ऊपर भाग के हमला हुआ था आज। तो हमारा टीम यहाँ पे मौके पे पहुँचा और बॉडी को रेस्क्यू कर लिया था। लेकिन उसके बाद जन लोग का आक्रोश था, तो उन्होंने उनका कुछ डिमांड्स थे, तो उन डिमांड्स को हम वही जितना हमारे स्तर से हो सकता है उसका निस्तारण करने प्रयास किए हैं। यहाँ पे इनका ये था कि यहाँ पे वाटर पंप लग जाए, तो वाटर पंप के लिए हमने विधायक जी से बात करके विधायक निधि से 5 लाख का उनका आश्वासन मिला है, तो उसका काम भी कल ही लगा देंगे। और अभी जो पोस्टमार्टम का प्रक्रिया और बाकी टाइगर को ट्रैक करने का और उसको पकड़ने का जो प्रक्रिया है उसका आगे का प्रक्रिया अभी करेंगे। और इस बीच उत्तर प्रदेश के कासगंज से खबर सामने आ रही, तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। कासगंज में जनपद में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। इस वक्त की बड़े और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, तेज रफ्तार ट्रैक्टर व पिकअप में भिड़ंत हुई है। कासगंज से इस वक्त की अहम खबर, तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। हादसे में 5 बच्चे सहित 7 महिलाएं घायल हुई हैं। 5 बच्चे व 7 महिलाएं घायल हुए हैं। दोनों वाहनों में 27 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो घायलों का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। कासगंज से इस वक्त की अहम खबर, कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे मैक्स सवार लोग। पीछे से आ रहे ट्रैक्टर व मैक्स में भिड़ंत हुई है। 27 से ज्यादा लोग इसमें सवार थे। दोनों वाहनों में गांव फिरोजपुर व मेमडी गांव के रहने वाले हैं लोग। तो कासगंज से अहम खबर, जनपद में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार ट्रैक्टर और पिकअप में भिड़ंत हुई है। हादसे में 5 बच्चे व 7 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको कासगंज से दिखा रहे हैं। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। मैक्स गाड़ी व ट्रैक्टर आपस में टकराए हैं, जिसमें 5 बच्चे व 7 महिलाएं घायल हुई हैं। कुल 27 लोग इन दोनों वाहनों में सवार थे। प्रशांत सोनी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, 2 वाहनों में भीषण टक्कर हुई है, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। 5 बच्चे व 7 महिलाएं बताया जा रहा है कि गंभीर रूप से घायल हैं। क्या है पूरा मामला? जी, आपको बता दूं मनोज जी कि दोलना थाना क्षेत्र के फिरोजपुर गांव है, वहां से कुछ लोग बैक्स पिकअप में सवार होकर अतरौली के क्षेत्र में जा रहे थे, जहां पर उनकी पुत्री का कोई प्रोग्राम था, वहां पर जा रहे थे। रास्ते में नगला साधु पड़ता है, वहां पर पीछे से आ रहे एक ट्रैक्टर ने अनियंत्रित होकर इनमें मैक्स में टक्कर मार दी, जिससे मैक्स में सवार कई लोग घायल हो गए और 5 लोग ट्रैक्टर में थे, वह भी घायल हो गए। लगभग 27 लोग घायल हुए हैं। सभी का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन व जिला अस्पताल की पूरी टीम लगी हुई है। जी हाँ प्रशांत, किसी के हताहत होने की कोई खबर और कुछ लोग क्या ज्यादा गंभीर रूप से घायल हुए हैं या सामान्य रूप से सामान्य रूप से घायल हुए हैं? जी, आपको बता दूं, इसमें 4 लोग करीब गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनको जिला अस्पताल से अलीगढ़ के लिए रेफर किया जा रहा है। इसमें सरासर गलती ये आ रही है कि वो ट्रैक्टर में सवार होकर ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर लोग निकलते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ने एक आदेश पारित किया था कि किसी भी ट्रैक्टर ट्रॉली में कोई भी यात्री या कोई भी सवार नहीं हुआ, लेकिन अभी भी देखा जाता है कि कासगंज जनपद में ही देखने को मिल रहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली में लोग सवार होकर निकलते हैं। जी निश्चित रूप से प्रशांत, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो प्रशासन के जो आदेश है उसको भी मखौल उड़ाते ये लोग नजर आ रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर सवारियां वैन हैं, लेकिन ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर धड़ल्ले से सवारियां चलती हैं और ऐसे हादसे हो जाते हैं। मैक्स वाहन और ट्रैक्टर में सवार जो सवारियां थी वो गंभीर रूप से घायल हुई हैं। फिलहाल 27 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनका उपचार अस्पताल में चल रहा है। मौके पर आला अधिकारी भी पहुंचे हैं और इस घटना की जानकारी उन्होंने ली है। फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।